हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियोज़ में हम इकोनॉमिक्स के जो प्रश्न पूछे गए हैं बीपीएससी में उस पर चर्चा करेंगे। बहुत सारे लोगों का कहना है कि इकोनॉमिक्स के जो प्रश्न हैं उसका लेवल काफ़ी ऊपर चला गया है। बीपीएससी में यूपीएससी के पैटर्न पर बिल्कुल क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स का पूछा गया है। तो हम इस वीडियोज़ में समझने का प्रयास करेंगे कि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा रहे हैं और कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम आज का वीडियोस प्रारंभ करते हैं। आज का सेशन हम प्रारंभ करते हैं। वीडियोस शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इकोनॉमिक्स के प्रश्न सॉल्व करने के लिए आपको दो चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। एक तो कॉन्सेप्ट और दूसरा टर्मिनोलॉजी। इकोनॉमिक्स में जो एक खास किस्म के टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होते हैं उन टर्मिनोलॉजीज़ को आपको याद रखना है और उससे जुड़े हुए जो कॉन्सेप्ट हैं उसको भी समझना है। अगर ये दो चीज़ों पर अगर कमांड हो जाएगा तो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस बिना किसी तथ्य को रटे आपसे सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन था कि आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है। इसका सही उत्तर है उपर्युक्त में से सभी। आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार, जिसको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी कहा जाता है अंग्रेजी में, इसमें विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति भी आता है, इसमें सोना भी आता है, इसमें विदेशी आहरण अधिकार भी आता है और आरक्षित किस्त स्थिति भी आता है। अब इन सब के बारे में हम नीचे देखते हैं कि क्या है ये सारा बिंदु। सबसे पहले हम देखते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में। आरबीआई या भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण भारत सरकार द्वारा 1949 में किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक का क्या काम है वो भी देख लेते हैं। यह सरकार की ओर से करेंसी जारी करता है। जो नोट जारी होता है वो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ही जारी किया जाता है। यह बैंकों को ऋण देता है। जो भी वाणिज्यिक बैंक हैं हमारे यहाँ, जैसे कि एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, इन सभी बैंकों को यह ऋण देता है। एक तरह से यह बैंकों का बैंक है। यह बैंकिंग और मौद्रिक जो गतिविधियां हैं उसको नियंत्रित करती है। जैसे कि देश में जो महंगाई है उसको नियंत्रित करती है आरबीआई। कि कैसे नियंत्रित करती है? रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट का निर्धारण करके। अब रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट को भी देख लेते हैं। रेपो रेट क्या है? यह वह रेट है, वह दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को ऋण देता है, अन्य बैंकों को ऋण देता है। जबकि रिवर्स रेपो रेट क्या है? यह वह दर है जिस पर आरबीआई अन्य बैंकों से पैसा लेती है। मतलब कि रिवर्स रेपो रेट में प्रोसेस उल्टा हो जाता है। रेपो रेट में आरबीआई ऋण लेती है, आरबीआई बैंकों को ऋण देती है, और रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई ऋण लेती है बैंकों से। ये पूरा मैकेनिज्म है। बाज़ार में जो तरलता है, बाज़ार में जो मार्केट में जो पैसा है, रुपया है, उसको कंट्रोल करने के लिए, ताकि महंगाई को कंट्रोल किया जा सके। आरबीआई का एक और महत्वपूर्ण काम है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जो जिसको आईएमएफ भी कहा जाता है, उसमें भारत सरकार का यह प्रतिनिधित्व करता है। आरबीआई विदेशी मुद्रा भंडार का भी संरक्षक है। अब ये विदेशी मुद्रा भंडार क्या है, जो प्रश्न पूछा गया है, इसको हम समझ लेते हैं। क्या होता है विदेशी मुद्रा भंडार? विदेशी मुद्रा भंडार यह किसी भी देश की विदेशी लेन देन से जुड़ा है। किसी देश से व्यापार में इसी का इस्तेमाल होता है। यह एक तरह से देश विदेश व्यापार में करेंसी का काम करता है। आप दूसरे देश से जब व्यापार करते हैं, कोई सामान परचेज करते हैं, तो आप अपने रुपये का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उसमें विदेशी मुद्रा भंडार का ही इस्तेमाल किया जाता है। अब विदेशी मुद्रा भंडार में कौन कौन सी चीज़ें आती है? इसमें आती हैं पहले विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ, फॉरेन। यहाँ पर जो हमारा विकल्प दिया गया है, हम उसी विकल्प को देख रहे हैं, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ। इसमें क्या आता है विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में? इसमें आता है विदेशी बैंक के नोट, जैसे डॉलर, विदेशी बैंक जमा, विदेशी ट्रेजरी बिल, या फिर लघु और दीर्घकालीन विदेशी सरकारी प्रतिभूतियाँ आती हैं। सोना भी आता है इसमें। फिर तीसरा इसमें आता है एसडीआर, जिसको कि विदेशी आहरण अधिकार भी कहते हैं, अंग्रेजी में स्पेशल ड्राइंग राइट्स भी कहते हैं। यह क्या है? यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक शेयर है, प्रतिभूति है, जो सदस्य देशों के बीच उनके व्यापार के लिए उपयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत भी सदस्य है, तो भारत जितना वहाँ पर अपना शेयर, अपना
कंट्रीब्यूट करता है, उस कंट्रीब्यूशन के बदले में आईएमएफ भारत को एक प्रतिभूति देता है, शेयर देता है, और उस शेयर का भी इस्तेमाल करके विदेशी व्यापार किया जा सकता है। ये प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं आपसे कि एसडीआर क्या है, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में कौन कौन से तत्व आते हैं। तो ये सब आपको मैंने बताया कि डॉलर आते हैं और विदेशी बैंक जमा, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब अगला पॉइंट है कि आरक्षित किस्त स्थिति क्या है। यह भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सहायता राशि है, जो सदस्य देशों को उनके कोटे के अनुपात में भुगतान असंतुलन की स्थिति में, यानी व्यापार के लिए अगर विदेशी मुद्रा किसी के पास ख़त्म हो जाता है, किसी भी देश के पास, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक तरह सहायता करता है आरक्षित किस्त से। जो हम जमा करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में अपने कोटे के बराबर धन, उसी धन के से हमको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा सहायता किया जाता है कि आप व्यापार करिए इससे। तो क्लियर हो गया ये सारी चीज़ें कि विदेशी मुद्रा भंडार क्या है और उसके जो भी फैक्टर्स हैं उसका क्या डिटेल है हमने बता दिया है। अब अगला पॉइंट है, अगला प्रश्न है कि उत्पत्ति के नियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है कि उत्पत्ति के नियम किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिए आवश्यक मानदंड है। दूसरा है ऑप्शन कि उत्पत्ति के नियम कस्टम एजेंसियों को यह जानने में मदद करते हैं कि किसी दिए गए उत्पाद पर कौन से नियम और कौन से शुल्क लागू होते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि इसका उपयोग व्यापार सांख्यिकी के प्रयोजन के लिए किया जाता है। चौथा है कि इसका महत्व इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि कई मामलों में कर और प्रतिबंध आयातों के स्रोत पर निर्भर करते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका उत्तर है उपयुक्त में से सभी। आपको ये प्रश्न बिल्कुल भी समझ में नहीं आया होगा, ना ही इसका ऑप्शन समझ में आया होगा। चलिए हम आपको बताते हैं नीचे क्या है ये। उत्पत्ति के नियम, जिसको अंग्रेजी में रूल ऑफ ओरिजिन भी कहा जाता है, यह शब्द अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़ा हुआ शब्द है। वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को कौन मैनेज करता है? वो करता है विश्व व्यापार संगठन, WTO जिसको अंग्रेजी में कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। विश्व व्यापार संगठन द्वारा विश्व में व्यापार कैसे अच्छे ढंग से हो सके, सरल ढंग से हो सके और सुगमता से व्यापार हो सके, इसके लिए सभी सदस्य देशों के बीच में वार्ता किया जाता है और कई सालों से वार्ता हमेशा किया जा रहा है। इसी वार्ता के क्रम में इस शब्द का इस्तेमाल हुआ है, रूल ऑफ ओरिजिन। इस शब्द का क्या मतलब है कि किसी WTO का कहना है कि जो छोटे देश हैं उसको आप उसके अगर जो मान लिया कि छोटे देश हो गए, जैसे कि नेपाल हो गए, नेपाल अगर अमेरिका में अपने बने हुए सामान को निर्यात करता है तो WTO का कहना है कि उस पर आप ड्यूटी कम लगाइए, उस पर कम शुल्क लीजिए, क्योंकि नेपाल एक छोटा देश है। अगर उस पर आप शुल्क लगा देंगे तो वो उसके उत्पाद पिछड़ जाएंगे, उसके उत्पाद महंगे हो जाएंगे और मार्केट में वो पिछड़ जाएंगे। इसलिए उस पर आप टैक्स नहीं लगाइए और उसके ताकि वो यहाँ के जो उद्योग हैं, छोटे देशों के उद्योग, उसको फलने फूलने का मौका मिले। लेकिन अमेरिका कहना है कि हम छोटे देशों को प्रेफरेंस देंगे, लेकिन शर्त यह है कि छोटे देश अपने से ही माल बना करके हमारे यहाँ निर्यात करें। ऐसा नहीं कि नेपाल चाइना से सामान ले करके और फिर उसको अपने देश के रास्ते से अमेरिका भेज दे, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर ऐसा होगा तो फिर ऐसे माल पर हेवी ड्यूटी लगेगा, हेवी टैक्स लगेगा और उसके व्यापार पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। तो यही कहना है रूल ऑफ ओरिजिन का, के पीछे जो कॉन्सेप्ट है वही है। इस शब्द का अर्थ यह है कि किसी सीमा शुल्क से छूट प्राप्त देश के आयातित माल पर सीमा शुल्क नहीं लगाया जाएगा, जैसे छोटे देश पर, लेकिन यह साबित हो कि आयातित माल उसी देश में बना हो, यानी कि उस माल का ओरिजिन वही देश हो। इसी को रूल ऑफ ओरिजिन कहते हैं। यदि जांच में ऐसा पता चल जाए कि आयातित माल किसी ऐसे देश को से बनवा कर भेजा जा रहा है जिसको सीमा शुल्क में छूट नहीं है, तो उन पर सीमा शुल्क अधिकारी टैक्स लगाएगा और व्यापार पर प्रतिबंध भी लगा सकता है, जैसा हमने पहले कहा। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद इस प्रश्न को आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि शिशु मृत्यु दर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है कि यह शिशु के जन्म से लेकर के ठीक 1 वर्ष की आयु के बीच मृत्यु की संभावना है, जो प्रति 10,000 जीवित जन पर व्यक्त की जाती है। वर्ष 1950 में शिशु मृत्यु दर 189.6 थी। तीसरा ऑप्शन है वर्ष 2019 में शिशु मृत्यु दर 30 थी। चौथा ऑप्शन है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया
के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के बुलेटिन के अनुसार उत्तर प्रदेश वर्ष 2019 में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य था। कौन सा कथन सही है? इसमें कथन सी है, 2 और 3 सही है। 1950 में शिशु मृत्यु दर इतना था और 2019 का भी आंकड़ा ठीक है। अब हम नीचे देखते हैं इसके बारे में डिटेल। दोस्तों, यह दोनों जो आंकड़ा है किसी भी स्वस्थ समाज का मानदंड है और ये आंकड़े हमेशा पूछे जाते हैं। इसमें एक शिशु मृत्यु दर हो गया, दूसरा मातृ मृत्यु दर होगा। इन दोनों को अच्छे से आपको समझना है कि इसका क्या मानदंड है और कि इसके क्या आंकड़े हैं। शिशु मृत्यु दर को प्रति 10,000 न होकर के प्रति 1,000 जीवित जन पर, मान लिया कि 1,000 जो जीवित जो बच्चे पैदा होते हैं उस पर कितने बच्चे की मृत्यु हो जाती है, उस आंकड़े को हम शिशु मृत्यु दर कहते हैं। मतलब प्रति 1,000 जीवित जन पर जितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है उस आंकड़े को हम शिशु मृत्यु दर मानते हैं। जबकि मातृ मृत्यु दर क्या हो गया कि प्रसव के दौरान प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर निर्धारित किया जाता है। मतलब 1 लाख जीवित जन्म जो बच्चे होते हैं उस पर जितनी प्रसव के दौरान माताओं की मृत्यु होती है उस आंकड़े को हम मातृ मृत्यु दर कहते हैं। तो शिशु मृत्यु दर 1,000 आंकड़े पर निकाला जाता है, मातृ मृत्यु दर 1 लाख आंकड़े पर निकाला जाता है। क्लियर है? इसमें अब आंकड़ा देख लेते हैं कि राज्यों में क्या स्थिति है। आंध्र प्रदेश में शिशु मृत्यु दर सबसे हाईएस्ट रहा है, जबकि केरल में सबसे लोएस्ट रहा है। जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, उत्तर प्रदेश में मृत्यु दर हाईएस्ट है। यहाँ पर शिशु मृत्यु दर नहीं है, हाईएस्ट नहीं है। यहाँ पर जो नॉर्मल मृत्यु रेट होता है वो हाईएस्ट है। 2022 में भारत के लिए वर्तमान शिशु मृत्यु दर 1,000 जीवित जन पर 27 है, जबकि 2021 में इससे ज़्यादा थी और 2019 में उससे भी ज़्यादा थी, 30 थी। मतलब कि शिशु मृत्यु दर में भारत में गिरावट आ रही है, जो कि अच्छा संकेत है समाज के लिए। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या एक प्रक्रिया के संदर्भ में की जाती है जो सक्षम बनाती है। पहला ऑप्शन है किसी देश के व्यक्ति द्वारा अधिक पूंजी संचय करने को। दूसरा ऑप्शन है ज्ञान में वृद्धि करने को। तीसरा ऑप्शन है कौशल स्तरों में वृद्धि करने को। चौथा ऑप्शन है देश के लोगों के ज्ञान, कौशल स्तरों और क्षमताओं में वृद्धि करने को। सही उत्तर 4 है, देश के लोगों के ज्ञान, कौशल स्तरों और क्षमताओं में वृद्धि करने को। ये भी प्रश्न आपको बहुत लंबा चौड़ा लग रहा होगा, लेकिन इसमें की पॉइंट को आप पकड़िए। इसमें कहा रहा है कि मानव पूंजी का निर्माण कैसे हो सकता है, एक मनुष्य पूंजी के रूप में कैसे बदल सकता है। एक मनुष्य को पूंजी के रूप में बदलने के लिए कौन कौन से ज़रूरी जो व्यवस्थाएं हैं हो सकती हैं, उसको आपको चूज़ करना है। इसमें देखिए, एक मनुष्य को पूंजी के अगर बनाना है तो इसमें पहला ऑप्शन है कि किसी देश के व्यक्ति द्वारा अधिक पूंजी का संचय करना। अधिक पूंजी का संचय करने से कोई मनुष्य मानव पूंजी के रूप में नहीं बदल सकता है। एक मानव पूंजी के रूप में तभी बदल सकता है जब उसको अच्छी शिक्षा मिली हो, उसको अच्छा स्किल्स मिला हो, उसके अंदर जो कैपेसिटी है उसका अच्छा यूज हो सके, तभी वो एक मानव पूंजी के रूप में कन्वर्ट हो सकता है। तो ऑप्शन इसका चौथा सही है। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि दिवाला और शोधन अक्षमता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भी काफ़ी बहुत लंबा चौड़ा प्रश्न है, इसको हम समझते हैं क्या है प्रश्न। इसमें पहला ऑप्शन है कि शोधन अक्षमता से तात्पर्य उस वित्तीय स्थिति से है जिसमें कोई व्यक्ति या संस्था बकाया होने पर अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ होता है। दूसरा ऑप्शन है दिवाला एक कानूनी प्रक्रिया को संदर्भित करता है जहां देनदार यानी कि डेब्टर की संपत्ति लेनदार यानी कि जो पैसा देता है क्रेडिटर के लाभ के लिए समाप्त या पुनर्गठित की जाती है। तीसरा ऑप्शन है शोधन अक्षमता एक अवस्था है जबकि दिवाला निष्कर्ष है। चौथा है कि भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड दिवाला और शोधन अक्षमता कार्रवाई की देखरेख के लिए जिम्मेदार नियामक निकाय है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। क्वेश्चंस काफ़ी लंबा चौड़ा है और इसको अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आप जानते बूझते भी गलत कर दें। आपको इसमें भी की पॉइंट को पकड़ना है। कैसे करना है वो नीचे इसके बारे में हम बताएंगे। पहले हम देख लेते हैं, इसका सही उत्तर है 4, बाकी सारा उत्तर जो है इसका जो ऑप्शन है वो गलत है। पहले हम समझते हैं इसकी टर्मिनोलॉजी को, क्या टर्मिनोलॉजी है, क्या कॉन्सेप्ट है।
पहले हम समझते हैं कि दिवाला क्या होता है और आशोधन क्षमता क्या होता है। जब कोई व्यक्ति या संस्था कानूनी रूप से घोषणा कर दे कि वह अपने द्वारा जो भी उसने ऋण लिया है उसको ऋण चुकाने में असमर्थ है, तो वह दिवाला कहलाता है और उस व्यक्ति को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। और जबकि पहला ऑप्शन दिया गया है कि इस स्थिति को अशोधन क्षमता या इंसॉल्वेंसी कहते हैं, जबकि ये वर्ड बैंकरप्टी या फिर दिवाला के लिए उपयोग होता है। अब दूसरा ऑप्शन जो है इंसॉल्वेंसी के संबंध में देखते हैं। इंसॉल्वेंसी या अशोधन क्षमता क्या होता है। पहले हम सॉल्वेंसी और शोधन क्षमता के बारे में देखते हैं कि किसी व्यवसाय या व्यक्ति को अपने वित्तीय दायित्वों का भुगतान करने की क्षमता को दर्शाता है। मतलब इसका उल्टा क्या हो गया इंसॉल्वेंसी, कि जब ये हो जाए कि वो व्यक्ति जिसने ऋण लिया है वो अपना ऋण चुकाने में असमर्थ है, तब इसके बाद रिकवरी की प्रक्रिया उससे अपनाई जाती है। इस हिसाब से दूसरा ऑप्शन गलत है, जबकि दूसरा ऑप्शन में इस प्रक्रिया को दिवालिया या बैंकरप्सी के बैंकरप्सी विकल्प में दिया गया है, तो दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। अब तीसरा ऑप्शन है कि शोधन अक्षमता एक अवस्था है जबकि दिवाला निष्कर्ष है। ये भी गलत है, क्योंकि दिवाला एक अवस्था है। अगर कोई भी संस्था या व्यक्ति दिवाला हो जाता है तो इसका मतलब ये हो गया कि वह ऋण को चुकाने में असमर्थ है, जबकि शोधन अक्षमता का मतलब ये हो गया कि अब उससे रिकवरी की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। ये अब फाइनल हो चुका है कि वह लौटा नहीं पाएगा, उससे अब रिकवरी करना है। तो ये क्लियर हो गया। अब इसी की निगरानी के लिए जो ऋण लिया जाता है जिस भी बैंक से, और बैंक से जो ऋण लिया जाता है और उसको लौटाने की जो प्रक्रिया कितनी सरल हो सकती है, उस प्रक्रिया को सरल करने के लिए 2016 में एक कानून लाया गया था, जिसको कि लागू करने के लिए एक अलग से एक बोर्ड गठित किया गया, जिसका नाम था भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता, जिसकी स्थापना 2016 में की गई थी। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया था। इसका उत्तर है 1956। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं औद्योगिक नीति के बारे में। वर्ष 1948 में आज़ादी के बाद औद्योगिक नीति लाई गई थी और 1956 में एक संकल्प लाया गया था औद्योगिक नीति से संबंधित, जिसको भारत का आर्थिक संविधान भी कहा जाता है। इसने समाजवादी अर्थव्यवस्था को बढ़ाया, और समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या हो गया कि जिसमें उत्पादन के जो क्षेत्र हैं जैसे उद्योग हो गया, व्यापार हो गया, इसमें सरकार का नियंत्रण बढ़ाया और लाइसेंस राज को बढ़ाया। अगर निजी क्षेत्र किसी क्षेत्र में इन्वेस्ट करना चाहते थे या किसी क्षेत्र में पूंजी लगाना चाहते थे तो उसको लाइसेंस लेना पड़ता था सरकार से कई स्तरों पर। तो इसने एक तरह से लाइसेंसिंग अथॉरिटी को बढ़ाया, सरकार के नियंत्रण को बढ़ाया, और ये सारी चीज़ें 1956 से लेकर के 1990 तक चलती रहीं। और 1990 के बाद जो लिबरलाइजेशन पॉलिसी, उदारीकरण की जो प्रक्रिया लागू हुई थी, वैश्वीकरण की प्रक्रिया लागू हुई थी, उसको हम फिर आगे हम समझेंगे। अब अगला पॉइंट जो प्रश्न है कि उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजनाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भी काफ़ी लंबा चौड़ा प्रश्न है, ये बेसिकली करंट अफेयर से जुड़ा हुआ प्रश्न है और इसका जो डिटेल है वो पहले हम देख लेते हैं। उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना क्या था। हम जानते हैं कि सरकार ने एक योजना लाया था, मेक इन इंडिया प्रोग्राम। मेक इन इंडिया प्रोग्राम का उद्देश्य क्या था कि भारत में को एक उत्पादक देश बनाना है। भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है। इसी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए एक अलग योजना लाई गई थी, उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना। इस योजना के तहत जो है कंपनी द्वारा निर्मित उत्पादों को बिक्री के लिए प्रोत्साहन दिया जाता था। इसका उद्देश्य क्या था, विनिर्माताओं को एक वित्तीय पुरस्कार द्वारा दिया जाता था। इसका उद्देश्य क्या था कि भारत में विभिन्न क्षेत्रों में जो विनिर्माण केंद्र बने हैं उसमें घरेलू और विदेशी निवेश को आकर्षित करना और रोजगार के अवसर पैदा करना और आयात पर निर्भरता कम करना, ये सारे इसके उद्देश्य थे इस योजना के। और इसी से जुड़े हुए ये फैक्ट्स हैं, आप इसको पढ़ेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा प्रश्न। देखिए किसी भी टॉपिक से जुड़े हुए सारे प्रश्नों को सॉल्व करने के पीछे नहीं लग रहना है। अगर इकोनॉमिक्स के 12 से 13 प्रश्न पूछे जाते हैं
तो उसमें से अगर 10 भी सॉल्व हो गए तो ये काफ़ी है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा इससे। 2 से 3 प्रश्न काफ़ी कठिन होते ही हैं, उसके पीछे नहीं भागना है आपको। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि स्वामित्व योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है कि यह खान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। दूसरा ऑप्शन है कि यह योजना CORS नेटवर्क की तरह जियो पोजिशनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को 5 सेंटीमीटर तक की सटीकता प्रदान करने योग्य मानक बनाने का प्रयास करता है। इसका CORS का मतलब क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग है। यह योजना ड्रोन तकनीक का उपयोग कर भूमि के छोटे छोटे खंडों का नक्शा तैयार करके ग्रामीण बस्तियों के क्षेत्र में संपत्ति का स्पष्ट स्वामित्व प्राप्त करने के लिए एक सुधारात्मक पहल प्रदान करती है। इस उपयुक्त में से कौन सा गलत है? इसमें गलत है 1 और 3। एक गलत आप तुरंत चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यह योजना है यह योजना जो है पंचायती राज दिवस पर लाया गया था, और ये जो पंचायती राज विभाग है इसकी योजना है, ना कि खान मंत्रालय का है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि ड्रोन तकनीक का उपयोग करके ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय क्षेत्रों का सीमांकन करके ग्रामीण भारत में संपत्ति का सत्यापन करना था। तीसरा ऑप्शन भी गलत है, और इसका सही उत्तर है 2 और 4। यह योजना जियो पोजिशनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को 5 सेंटीमीटर तक की सटीकता प्रदान करने योग्य मानक बनाने का प्रयास करता है। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको एलिमिनेशन प्रोसेस को अपनाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने पहले कहा कि पहला ऑप्शन गलत है, इसका मतलब कि बी और डी ऑप्शन हो सकता है। अब आपको दिमाग तीसरा और चौथा जो विकल्प है उस पर लगाना है। तीसरा विकल्प और चौथा विकल्प, हम जान रहे हैं कि चौथा विकल्प सही है। चौथा विकल्प है जो संपत्ति का स्वामित्व के निर्धारण के लिए इसको लाया गया है, तो चौथा ऑप्शन सही है। तो इसका मतलब कि तीसरा ऑप्शन गलत है। इस प्रश्न को आप एलिमिनेशन प्रोसेस से बना सकते हैं। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से कारक संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण उच्च मुद्रास्फीति दबाव। दूसरा ऑप्शन है औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और आर्थिक विकास में सुस्ती। तीसरा ऑप्शन है कुल मांग और उपभोक्ता खर्च में कमी। और चौथा ऑप्शन है घरेलू मुद्रा की वृद्धि के कारण निर्यात प्रतिस्पर्धा में कमी। इसका उत्तर सभी है चारों। अब इसको हम समझते हैं बारी बारी से एक एक पॉइंट को। सबसे पहले हम समझते हैं इन्फ्लेशन क्या है, मुद्रास्फीति क्या है। जब कीमत स्तर में वृद्धि होती है तो इस स्थिति को मुद्रास्फीति कहते हैं या इन्फ्लेशन कहते हैं। इस दशा में देश में आर्थिक वृद्धि बढ़ती है। इन्फ्लेशन की स्थिति में देश में आर्थिक वृद्धि बढ़ती है। इसका उल्टा होता है डी इन्फ्लेशन, जब कीमत में कमी आ जाए। इस स्थिति में देश में आर्थिक वृद्धि घटती है और मंदी आती है। लेकिन मुद्रास्फीति जनित मंदी वह स्थिति है जिसको अंग्रेजी में स्टैगफ्लेशन कहते हैं। एक ऐसी स्थिति है जब मुद्रास्फीति हो, यानी कि महंगाई भी रहे, लेकिन आर्थिक समृद्धि बढ़ने के बजाय स्थिर हो जाए या नीचे चला जाए, मतलब एकदम उल्टा हो जाए, तो ऐसी स्थिति को स्टैगफ्लेशन या मुद्रास्फीति जनित मंदी कहा जाता है। ऐसा क्यों होता है? भारत में, खास करके भारत जैसे देशों में, क्योंकि महंगाई के कारण लोग महंगा सामान खरीदने से बचते हैं। वो अपने जो डेली खर्च है उसमें कटौती करने लगते हैं, जिससे उत्पादन कम होने लगता है। जो कंपनी जो उत्पादन करती है वो कम करने लगती है, क्योंकि लोग खरीदना कम कर देते हैं। जब उत्पादन कम होता है तो कंपनी का मुनाफा घट जाता है, और जब कंपनी का मुनाफा घट जाता है तो कंपनी बंद होना शुरू हो जाती है। कंपनी बंद होना शुरू हो जाती है, कंपनी अपने जो कामगार हैं उसके वेतन कम कर देती है, वेतन में कटौती करना शुरू कर देती है, और साथ साथ जो कामगार हैं उसको छटनी करना शुरू कर देता है। और यही दशा आर्थिक मंदी को दर्शाता है, यही दशा आर्थिक मंदी कहलाता है। आई होप आपने ये समझ लिया होगा। अब आप इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो इजी से सॉल्व हो जाएगा कि मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान कौन करते हैं। जब पहला ऑप्शन है सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण उच्च मुद्रास्फीति दबाव, इसका पहला ऑप्शन होगा कि मुद्रास्फीति इसमें हाई रहता है। दूसरा क्या होता है, उत्पादन में गिरावट आता है। और तीसरा क्या हो गया, लोगों की जो खर्च है, लोगों की जो मांग है उसमें कमी आ जाता है। और चौथा ऑप्शन है कि घरेलू मुद्रा की वृद्धि के कारण निर्यात में कमी आता है, यानी कि आपका माल अगर महंगा रहेगा तो विदेश में भी आपका माल नहीं बिकेगा। उसके कहने का मतलब यही है।
अब अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रवृत्ति का वर्णन करता है। इसमें पहला ऑप्शन है निजी क्षेत्र की कम भागीदारी के कारण इसमें कमी आई है। दूसरा ऑप्शन है महामारी से पहले के स्तर की तुलना में वृद्धि हुई है। तीसरा ऑप्शन है टेलीकॉम सेक्टर में पूरी तरह से सुधार होने के बाद किसी भी वित्तीय वर्ष में बिना घटे इसमें तेजी से वृद्धि हुई है। चौथा ऑप्शन है कमज़ोर वैश्विक आर्थिक स्थिति के कारण इसमें कमी आई है। इसका सही उत्तर है डी कि कमज़ोर वैश्विक आर्थिक स्थिति के कारण भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कमी आई है। अब यहाँ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को समझने की ज़रूरत है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आप समझेंगे तो ये इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या है कि भारत में जो विदेशी कंपनी यहाँ पर पूंजी लगाती, जो उद्योग लगाती है, उसको हम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहते हैं। बहुत सारी कंपनियाँ विदेशों में जो है वो भारत में उद्योग लगाती हैं, और भारत में जो उद्योग लगाती हैं उससे भारत को विदेशी डॉलर प्राप्त होता है। इसी को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहा जाता है। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं कि केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। गैर योजना व्यय के बारे में पहला ऑप्शन है कि व्यय वह व्यय जो ब्याज भुगतान पर होता है। दूसरा ऑप्शन है कि वह व्यय जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर होता है। तीसरा ऑप्शन है कि वह व्यय जो कृषि पर होता है। और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है वह व्यय जो कि ब्याज पर भुगतान होता है उसको गैर योजना व्यय कहा जाता है। अब हम देख लेते हैं नीचे इसका पूरा डिटेल कि केंद्र सरकार के खर्च किस प्रकार से होते हैं। केंद्र सरकार के जो खर्च होते हैं उसको दो भाग में बांटा जाता है, एक योजनागत खर्च, एक दूसरा गैर योजनागत खर्च। योजनागत खर्च क्या होता है कि योजनागत खर्च वह खर्च होता है जो पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से किया जाता है, चाहे सामाजिक आर्थिक विकास पर किया जाए या उद्योगों के विस्तार पर किया जाए। जबकि गैर योजनागत व्यय में मुख्य रूप से क्या आते हैं, जिसमें ब्याज की अदायगी आता है, हमारे डिफेंस पर खर्च आता है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन पर खर्च आता है, सब्सिडी पर खर्च आता है, राज्यों को जो ऋण दिए जाते हैं उस पर खर्च आता है, जो पीडीएस स्कीम्स चलाए जाते हैं उस पर खर्च को हम गैर योजनागत व्यय में रखा जाता है। अब अगला प्रश्न है कि वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन है कि इसने वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार का विस्तार किया। दूसरा ऑप्शन है कि इससे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह बढ़ा। तीसरा ऑप्शन है कि निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक है। चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है यानी कि गलत ऑप्शन उत्तर है निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक है। देखते हैं नीचे क्या है। दोस्तों, आज़ादी के बाद भारत में विदेशी आयात के बजाय अपने देश में उत्पादन पर जोर दिया गया था, लेकिन 1990 के दशक में भारत को वैश्वीकरण को अपनाना पड़ा। इसके तहत दूसरे देश को यह छूट देना पड़ा कि वो भारत में अपना माल बेच सकें, भारत में अपना सामान निर्यात कर सकें, और साथ ही साथ भारत को भी आज़ादी मिली कि वह विश्व के किसी भी बाज़ार में किसी भी देश में अपने सामान का निर्यात कर सकता है। मतलब कि विदेशी जो व्यापार था उसका विस्तार हुआ, साथ ही साथ भारत में पूंजी निवेश को बढ़ावा मिला। लेकिन कभी भी भारत में जो भारत से जो निर्यात होता है वो कभी भी आयात से अधिक नहीं था। भारत अभी भी आयात ज़्यादा करता है, मतलब कि भारत के द्वारा जो अपना मार्केट ओपन किया गया तो यहाँ पर ज़्यादा सामान डंप हो रहा है, विदेशों से ज़्यादा सामान आ रहा है, हम विदेशी सामान को ज़्यादा खरीद रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो उत्पादन की प्रक्रिया है वो इतनी क्षमता की नहीं है कि उससे अधिक हम निर्यात कर सकें दूसरे देशों में। तो इसलिए तीसरा ऑप्शन गलत है। अब अगला प्रश्न है कि संघ सरकार के वित्त में नवीनतम विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है कि महामारी वित्तीय वर्ष 21 के दौरान संघ सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 9.2% तक पहुंच गया था। दूसरा ऑप्शन है कि वित्तीय वर्ष 22 में राजकोषीय घाटा कम होकर सकल घरेलू उत्पाद का 7.7% हो गया है। तीसरा ऑप्शन है कि पिछले 2 वर्षों में राजस्व संग्रह कम हो गया है। इसका सही उत्तर है A1। अब सबसे पहले हम इसमें जो टर्मिनोलॉजीज यूज़ किए गए हैं उस टर्मिनोलॉजीज को समझ लेते हैं। उसको समझेंगे तो ये प्रश्न अपने आप सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले इसमें यूज हुआ है सकल घरेलू उत्पाद, जिसको
जीडीपी भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। सकल घरेलू उत्पाद क्या है कि किसी वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर में किसी भी देश की घरेलू सीमा के भीतर, किसी भी देश की सीमा के भीतर जो अंतिम रूप से उत्पादित वस्तु और सेवा का जो मूल्य होता है उसको सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। जो भी हम सरल शब्दों में इसको कह सकते हैं कि जो भी हमारे देश में उत्पादन होता है और जो भी उसका जो मूल्य है, चाहे उत्पादन या वस्तु के रूप में हो, वो सेवा के रूप में हो, उन सब का जो मूल्य होता है उन सबको हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। अब राजकोषीय घाटा क्या है कि सरकार की कुल आय और कुल व्यय के अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। यदि सरकार अपने खर्च को अपनी आय से पूरा नहीं कर पाते हैं तो वह सरकार ऋण लेकर अपना काम चलाती है। राजकोषीय घाटा सरकार के ऊपर कर्ज कितना है यही बतलाता है। मतलब राजकोषीय घाटा एक तरह से सरकार के ऊपर कर्ज का कितना बोझ है उसको दर्शाता है। वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा का जो संशोधित अनुमान है वो 5.8% रहा है, जबकि राजकोषीय घाटा वर्ष 2024-25 के लिए इसका जो अनुमान है हमारा 5.1% है, जबकि 25-26 के लिए हमारा लक्ष्य है कि इसको घटा करके हम 4.5% की दौरान ले आएंगे। चूँकि महामारी के दौरान, कोविड महामारी के दौरान उत्पादन ठप हो गया था, जिसके कारण सरकार की इनकम कम हो गई थी और सरकार को अपना खर्च चलाने के लिए ज़्यादा कर्ज लेना पड़ा था, जिसके कारण राजकोषीय घाटा 9 से 10% तक चला गया था। तो हमने इसको पूरा डिटेल में बता दिया है सकल घरेलू उत्पाद क्या है, राजकोषीय घाटा क्या है। तो इस वीडियोज़ को सुनने के बाद आप लोगों को ये पूरी तरह से पता चल गया होगा कि इकोनॉमिक्स के प्रश्न उतने कठिन नहीं हैं जितने कि कठिन लग रहे हैं या मार्केट में लोग इसके बारे में बता रहे हैं। अगर आप टर्मिनोलॉजी और उसके कॉन्सेप्ट को अगर समझ लेंगे तो इकोनॉमिक्स के प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पूरा नहीं, कम से कम 12 प्रश्न में 10 प्रश्न जरूर आप सॉल्व करने की स्थिति में रहेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर और किसी टॉपिक के साथ। अपना फीडबैक ज़रूर बताइएगा और अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।